नमस्कार। आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं, सापिंड संबंध अर्थात सापिंडा रिलेशनशिप, और ये कैसे हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन भारतीय विवाह कानूनों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, बल्कि दो परिवारों और दो वंशों का मिलन भी है। इसलिए ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि किन रिश्तों के भीतर विवाह की अनुमति है और किन में नहीं। तो आइए इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरते हैं। सापिंड संबंध का विषय सतही नहीं है, ये बहुत गहरा, विस्तृत और बहुआयामी है। आमतौर पर लोग इसे केवल हिंदू विवाह अधिनियम से जोड़कर देखते हैं, जबकि वस्तुस्थिति ये है कि हर धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, किसी न किसी रूप में निकट रक्त संबंध में विवाह को प्रतिबंधित करता है। बस शब्द अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है: वंश, समाज और अगली पीढ़ियों की सुरक्षा। हिंदू कानून इसे सापिंड कहता है, मुस्लिम कानून में इसे प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ कॉन्सेंगनिटी और फॉस्टरेज कहा जाता है। वहीं क्रिश्चियन कानून में इसे कॉन्सेंगनिटी और एफिनिटी कहा जाता है। आइए इन तीनों की विस्तृत कानूनी समझ प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की, जहां सापिंड संबंध की सबसे विस्तृत और वैज्ञानिक परिभाषा दी गई है। सेक्शन 3F और सेक्शन 5V इस अवधारणा की मूलधुरी हैं। सेक्शन 5V के अनुसार विवाह तभी वैध होगा जब दो व्यक्तियों के बीच सापिंड संबंध ना हो, अर्थात वे ऐसे रक्त संबंध में ना हो जिसमें विवाह प्रतिबंधित है। ये भी आवश्यक है कि यदि किसी समुदाय में ऐसा विवाह कस्टम या प्रथा के रूप में चलन में है, तभी उसकी अनुमति होती है, किंतु परिवार की सहमति या व्यक्तिगत पसंद को कस्टम नहीं माना जाता। कस्टम वही है जो समाज में लंबे समय तक नियमित रूप से पालन किया गया हो और जिसकी सामाजिक मान्यता हो। अब सेक्शन 3F की भाषा को सरल शब्दों में समझते हैं। हिंदू विवाह कानून के अनुसार 1. मातृपक्ष में 3 पीढ़ियों के भीतर विवाह निषिद्ध है। इसका अर्थ है स्वयं, आपकी माता और आपके नाना नानी तक सभी पीढ़ियां। 2. पितृपक्ष में 5 पीढ़ियों के भीतर विवाह निषिद्ध है। स्वयं, पिता, दादा, परदादा और परपरदादा। यानी यदि दो व्यक्ति किसी भी एक सामान्य पूर्वज से इन सीमाओं के भीतर जुड़े हों तो वे सापिंड संबंध में आते हैं। इस नियम का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। निकट रक्त संबंधों में आनुवांशिक विकारों का खतरा अधिक होता है, इसलिए समाज और कानून दोनों इसे गंभीरता से लेते हैं। अब देखते हैं कि यदि कोई विवाह सापिंड संबंध के भीतर किया जाता है तो उसका कानूनी प्रभाव क्या होता है। सेक्शन 11 हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार ऐसा विवाह वॉइड एब इनिशियो यानी प्रारंभ से ही शून्य माना जाता है। इसका अर्थ है कि कानून की दृष्टि में ये विवाह हुआ ही नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन 16 ये स्पष्ट करता है कि ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चे पूर्णतः वैध माने जाएंगे। ये सामाजिक न्याय और बाल संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत संतुलित और मानवीय प्रावधान है। अब वक्त है न्यायालयों द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को समझने का। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के 2023 के निर्णय नीतू ग्रोवर बनाम गगन ग्रोवर की। इस मामले में पति पत्नी असली भाइयों के बच्चे थे, यानी दोनों समान पूर्वज से 5 पीढ़ियों के भीतर जुड़े थे। पत्नी ने ये दलील दी कि उनके समुदाय में ऐसा विवाह कस्टम के रूप में मान्य है, लेकिन अदालत ने कहा कि कस्टम को साबित करने के लिए ठोस ऐतिहासिक, निरंतर एवं व्यापक सामाजिक स्वीकृति के प्रमाण आवश्यक हैं। केवल परिवार की अनुमति या कुछ उदाहरणों का जिक्र कस्टम नहीं माना जा सकता। अदालत ने विवाह को सेक्शन 11 के तहत वॉइड घोषित कर दिया। बिल्कुल, और इस निर्णय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट सापिंड संबंध संबंधी नियमों को बहुत गंभीरता से लागू करते हैं। अब देखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2024 का श्याम कुमार मिश्रा मामला, जिसमें विस्तृत वंशावली प्रस्तुत की गई और पाया गया कि विवाह सापिंड संबंध में आता है। अदालत ने विवाह को अवैध घोषित कर दिया। ये उदाहरण बताता है कि ऐसे मामलों में अदालतें मात्र आरोपों पर नहीं बल्कि तथ्यात्मक वंशपत्र पर आधारित निर्णय लेती हैं। अब हम मुस्लिम विवाह कानून की तरफ बढ़ते हैं, जहां विवाह की वैधता के लिए सापिंड जैसी अवधारणा भिन्न शब्दों में मौजूद है। मुस्लिम कानून में 3 प्रमुख निषिद्ध संबंध श्रेणियां हैं: कॉन्संगैनिटी यानी रक्त संबंध, एफिनिटी यानी ससुराल संबंध और फॉस्टरेज यानी दूध संबंध। कॉन्संगैनिटी में माँ, बहन, बेटी, भतीजी, भांजी, फूफी और खाला शामिल हैं। एफिनिटी में पत्नी की माँ, स्टेप डॉटर और दामाद साथ संबंध निषिद्ध हैं। सबसे अनूठा सिद्धांत है फॉस्टरेज।
यदि दो बच्चों ने एक ही महिला का दूध पिया हो तो वे मिल्क सिबलिंग्स कहलाते हैं और उनका विवाह हराम है। ये कानून जैविक और सामाजिक दोनों प्रकार की सुरक्षा को ध्यान में रखता है। यदि मुस्लिम कानून में निषिद्ध संबंध में विवाह किया जाए तो वो विवाह बातिल यानी पूर्णतः अवैध माना जाता है। लेकिन यहाँ भी भारत का सामान्य सिविल कानून बच्चों की वैधता को प्रभावित नहीं होने देता। ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय कानून विवाह विवादों में भी बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों को सर्वोपरि मानता है। अब हम क्रिश्चियन विवाह कानून की बात करते हैं। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और कैनन लॉ विवाह संबंधों को पवित्र धार्मिक अनुशासन के तहत नियंत्रित करते हैं। यहाँ कॉन्संगेनिटी और एफिनिटी के आधार पर विवाह निषिद्ध है, यानी माता पिता की सीधी रेखा में भाई बहन, चाचा भतीजी, मामा भांजी जैसे रक्त संबंधों में विवाह की अनुमति नहीं है। कैनन लॉ में 4 पीढ़ियों तक विवाह प्रतिबंधित है। ये नियम सामाजिक सुरक्षा और पारिवारिक संरचना को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तीनों धर्मों में चाहे नाम अलग हों परंतु सिद्धांत और उद्देश्य समान है। निकट रक्त संबंध में विवाह से समाज, परिवार और विशेषकर आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की जाती है। ये केवल धार्मिक या परंपरागत नियम नहीं बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित सामाजिक और जैविक आवश्यकता भी है। सामाजिक विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है कि क्लोज किन मैरिजेस से जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जन्म दोष और कई स्वास्थ्य समस्याओं का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए धार्मिक, सामाजिक, कानूनी और वैज्ञानिक सभी दृष्टिकोण एक ही दिशा में मिलते हैं। इसलिए ये विषय केवल कानून का नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज के स्वास्थ्य का प्रश्न है। अदालतें भी इस विषय की संवेदनशीलता को समझती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में सेक्शन 5V की संवैधानिक वैधता को अपहोल्ड करते हुए कहा कि ये प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है बल्कि सार्वजनिक नीति का अभिन्न अंग है, अर्थात समाज के हित में कुछ सीमाएं आवश्यक होती हैं। यदि किसी मामले में सापिंड संबंध का प्रश्न उठता है तो अदालत वंशावली मांगती है। दोनों पक्षों को अपनी पारिवारिक लाइनें चार्ट प्रस्तुत करना होता है। ये चार्ट केवल नाम बताने से नहीं बनता, प्रत्येक व्यक्ति की पीढ़ी, उनके संबंध और स्रोत को प्रमाण के सहित प्रस्तुत करना होता है। और यदि कोई व्यक्ति कस्टम का हवाला देता है तो न्यायालय इससे संबंधित कठोर मानदंड अपनाता है। कस्टम को साबित करने के लिए ये दिखाना होता है कि वो आचीन है, एक समान रूप से लगातार पालन किया गया है, समाज में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, किसी नैतिक, कानूनी या सामाजिक नीति के विरुद्ध नहीं है। इसलिए कस्टम का दावा सिद्ध करना आसान नहीं होता। कुल मिलाकर सापिंड संबंध भारतीय पारिवारिक कानून का एक केंद्रीय सिद्धांत है। ये विवाह की वैधता, वंश परिवर्तन, जैविक सुरक्षा और सामाजिक संरचना को नियंत्रित करता है। हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों धर्मों में इस सिद्धांत के समकक्ष नियम मौजूद हैं, जो ये दर्शाते हैं कि ये विषय सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण है। और अब अंत में, यदि आपको सापिंड संबंध, विवाह की वैधता, निषिद्ध संबंध, अनलमेंट, वॉइड मैरिज, कन्वर्जन मैरिज या किसी भी मैट्रिमोनियल या फैमिली लॉ से जुड़े मामले में सहायता चाहिए तो दिल्ली लॉ फर्म आपकी पूरी मदद के लिए हर समय तैयार है। हम ऑल इंडिया मैट्रिमोनियल केसेस, फैमिली डिस्प्यूट्स, कोर्ट मैरिज मैटर्स, डोमेस्टिक वायलेंस मेंटेनेंस 498A, कस्टडी और सभी प्रकार के विवाह संबंधी मामलों को हैंडल करते हैं। अधिक जानकारी, कानूनी सलाह या केस फाइल करवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट www.dellylawfirm.news पर विजिट करें। धन्यवाद। दिल्ली लॉ फर्म, आपका भरोसेमंद कानूनी साथी पूरे भारत में।